हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग आज अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर टॉपिक रहेगा पदार्थों के भौतिक गुण। तो इसी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, जो कि रेलवे की पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप जो है ना, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ, मतलब जो है आपका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 20, तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें एक आइडिया लग पाएगा कि अभी हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आप कहीं से भी तैयारी करते हो, लेकिन इतना काम करेंगे तो हम लोग जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेक कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। ऑप्शन आपके सामने है। जगमगाता बल्ब, चांद, जलती हुई मोमबत्ती, जुगनू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a non-luminous body? ग्लोइंग बल्ब, मून, बर्निंग कैंडल या फिर फायरफ्लाई। जल्दी से आप लोग ऑप्शन करेंगे, क्या सही ऑप्शन होगा। गैर चमकदार वस्तु यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी है। जलता हुआ बल्ब, चांद, जलती हुई मोमबत्ती और जुगनू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो चांद है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए जो है जो मून है, चांद है, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। ठीक है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो हमारा जो सन है उसकी लाइट से चमकती है। सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है और वो जो है फिर चांद उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारे पास, और चांद हमें चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ये एल पी एंड टेक्नीशियन दोनों में ही पूछा गया था, मतलब एक ही साथ एग्जाम में हुआ था। 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा कथन जो हमारा गलत है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल, अभी आप पहले बताएं, उसके बाद जो है फिर हम बताते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैज एक्सट्रीमली स्मॉल। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट मतलब स्थिर अवस्था में। तो सही ऑप्शन क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट मतलब स्थिर अवस्था में होते हैं। तो कभी भी जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, उनमें लगातार कंपन होते रहते हैं, वाइब्रेशन होते रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनमें गति होती रहती है। और बाकी जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए वो बिल्कुल सही है कि पदार्थ के कणों में स्पेस होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे भी होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन भी होता है, आकर्षित भी करते हैं, और एक निश्चित दूरी के बाद वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। जैसे कि उनको पास पास ले जाओगे तो बहुत पास पहुंच जाते हैं, बहुत ही पास पहुंचते तो अट्रैक्ट करते हैं, और ज़्यादा अगर पास करोगे तो उनमें रिपल्सन भी होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 48 था ना, 49 देखते हैं। हाँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें निम्न में से कौन से गुण होते हैं जो हमारी धातु में होती है, मेटल है, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इन्हें अलग अलग तरीके के आकार, साइज दे सकते हैं। तो ऐसा किस गुण के कारण पॉसिबल हो पाता है? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स बिकॉज दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी आपके सामने है। पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी एंड सोनोरोसिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है मेलाइबिलिटी एंड डक्टिलिटी, और तीसरी हमारी जो है प्रॉपर्टी है वो मेलाइबिलिटी एंड सोनोरोसिटी, और चौथी है डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। जल्दी से आप सही ऑप्शन बताएं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, आघात, वर्धनीयता और तन्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग मेलाइबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। मेलाइबिलिटी एंड डक्टिलिटी यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। आघात, वर्धनीयता या मेलाइबिलिटी, इसको हम लोग ये क्या कैसी प्रॉपर्टी है, बस हमारी किसी भी धातु की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम पीट कर, ठोक कर अलग अलग, मतलब उसको चादर के रूप में ले आते हैं। तो ऐसी बिना किसी टूट, मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो टूट जाए। धातुएं ऐसी होती हैं जो नहीं टूटती हैं, और धातुएं ऐसी हैं जिनको अगर हम चोट पहुंचाएंगे, आघात पहुंचाएंगे तो वो टूट जाएंगी। तो धातुओं में ये गुण होता है कि उनको हम पीट करके, ठोक करके चादर के रूप में ला सकते हैं, और इसी गुण को हम आघात, वर्धनीयता कहते हैं। तन्यता जो होता है, डक्टिलिटी जिसको बोलते हैं, तो डक्टिलिटी एक ऐसा हमारा प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है धातु का, जिससे हम धातु को जो है गर्म करके या पीट करके जो है पतले से तार के रूप में उसको हम ला सकते हैं। तो धातु का वह गुण जिससे हम धातुओं को तार के फॉर्म में ला सकते हैं, तार के रूप में ला सकते हैं, ठीक है, वो हमारा तन्यता कहा जाता है। और मेनली क्या करते हैं, धातुओं को गर्म करके और हम पतले पतले धागों के या तार के रूप में ला सकते हैं, यही गुण हमारा तन्यता बोला जाता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग जो है दी हैं, उनकी थोड़ी सी बात करने, अगर चालकता, आपकी कंडक्टिविटी, चालकता होता है कि जैसे धातुएं होती हैं, इन्हीं में ही हमारी, चाहे हमारी ऊष्मा का चालन हो, चाहे हमारा विद्युत का चालन हो, तो इस गुण को हम चालकता कहते हैं। सोनोरोसिटी क्या होता है, ये सोनो वर्ड यहाँ पर कहीं न कहीं आवाज़ से है, तो धातुओं में एक निश्चित आवाज़, साउंड होती है, उसको हम सोनोरिटी कहते हैं। हर एक धातु को जब आप उसको पीटोगे, थोड़ा सा ठोकोगे, तो उसमें एक आवाज़ निकलती है, उसको हम सोनोरिटी बोलते हैं। धातुओं में ऐसा ज़रूरी नहीं है, धातुओं में ऐसा होता ही होता है, ठीक। बी वाला ऑप्शन हम बात कर चुके हैं। आगे हम आघात, वर्धनीयता की बात कर चुके हैं, सोनोरिटी की बात कर चुके हैं, तन्यता की बात हो गई, धातुओं को तार के रूप में डालना, ठीक है। चालकता हम जानते हैं, बता चुके हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, जो कि लिखा हुआ है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? जल की भौतिक अवस्था क्या होगी 12 डिग्री सेल्सियस पर? गैस होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, या फिर आयनिक स्टेट में होगा? जल्दी से आप बताएं हमको। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस? गैस, सॉलिड, लिक्विड, आयनिक? कमेंट करके बताएं जल्दी से। न्यूमेरिकल के लिए जो आपके कमेंट आ रहे थे, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं
न्यूमेरिकल को भी हम यही सॉल्व तो साथ में ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत बड़े न्यूमेरिकल अगर मतलब होते नहीं हैं, अगर होंगे तो उनको जो है हम अलग बोर्ड पर उनको लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो सारी तरीके की जो हमारी यहाँ पर दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी इस क्लास के मतलब माध्यम से। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जो जल हमारा होता है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव अवस्था में होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वाटर आता है तो वो आपका सॉलिड बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उससे कम पर सॉलिड रहेगा। ये कम का निशान है 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर इससे कम पर हमेशा कैसा वो रहेगा, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में रहेगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आप ज़्यादा करोगे, इस टेम्परेचर को ज़्यादा कर दोगे, तो जो हमारा वाटर है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक, गैस अवस्था में हमारा वाटर कब आता है, जब उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं यार, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस से उबलना चालू कर देता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कैसा हो जाएगा, उबलना चालू कर देता है, तो गैस में वो बदलने लगता है। ठीक है, कैसा होने लगता है, गैस में बदलने लगता है। ठीक, चलिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी कार की गति लिखा है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी कार की गति 64 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब डेज के अनुपात में बढ़ जाती है। अनुपात यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहले इसकी स्पीड इतनी थी, अब उसकी स्पीड इतनी है, तो कितनी मतलब उसका अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अनुपात निकालना है तो एक स्पीड को ऊपर कर दें, एक स्पीड को नीचे कर दें, तो हमारा फिर आंसर आ जाना चाहिए। और 64/120 हम लोग करते हैं। ठीक है, किस अनुपात में बढ़ जाती है। ठीक है, तो बड़ी वाली स्पीड को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, किस अनुपात में बढ़ जाती है, यानी कि अनुपात बड़ा जब ही अनुपात होगा जब ऊपर वाली चीज़ बड़ी हो, और ऊपर वाली चीज़ को डायरेक्टली हम लोग 120 ऊपर लिख दें और 64 नीचे लिख दें। तो अगर इसको हम देखते हैं, इसको काट के थोड़ा देखते हैं, तो क्या कोई ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, 8 से अगर काटें तो 8 8 या 64, और इसको 8 से काटें तो 8 बन जाए 8, और बचा 4, 15 ऊपर आ जाएगा। 15/8 कोई ऑप्शन है, 15/8 कोई ऑप्शन है। पहले देख लो, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर यूनिट एक जैसे हैं। हाँ ठीक है, 15/8 ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बड़ी स्पीड हमें ऊपर इसलिए रखनी थी कि वो कह रहा कि किस अनुपात में बढ़ जाती है ना, तो बड़ी स्पीड ऊपर, छोटी स्पीड हम नीचे रखेंगे, तो जो है हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम नहीं दिखा पाए, तो अब आप पढ़ लें अगर कोई इंग्लिश वाला कैंडिडेट है, और हमने आपको इसमें टाइम ही नहीं दे पाया। चलिए कोई बात नहीं है, आप अपना सोच लीजिए कि आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस हिसाब से अपना देख लें कि हमारा सही हो सकता था या गलत हो सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 52। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु के उस घन के किनार की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका वजन 17.28 यानी कि 17.28 किलो न्यूटन है। कैपिटल जी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उपयोग करें। ठीक है जी, कैपिटल वैल्यू की जगह पर इन्होंने प्रिंट गलत किया हुआ है जी, हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमें पता लग रहा है कि जी कैपिटल जी नहीं है। कैपिटल जी होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण नीतांक,
जिसका यूनिट जो होता है वो हमारा न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये यूनिट से आप समझ लो कि ये गुरुत्वीय त्वरण है जिसको हम हमेशा स्मॉल जी से लिखते हैं। ठीक है, तो उसी जी की वैल्यू दी गई है। हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आप इंग्लिश में पहले पढ़ लें। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ मेटल क्यूब ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच वेक्स 17.28 किलो न्यूटन यूजेज स्मॉल जी इक्वल टू, यहाँ पे देखो सही लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हमें लेंथ पता करनी है, लंबाई पता करनी है। जो हमारा मेटल का क्यूब है, घन है, उसकी किनार कितनी होगी, उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, क्योंकि घन में हर एक भुजा बराबरी होती है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, जबकि उसका क्या दे रखा है, उसका वेट दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, उसका वेट दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है। देखो वेट डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल आयतन सर निकाल सकते हैं। और आयतन जब पता लग जाएगा तो हम घन की भुजा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो भाई जो हमारा घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, हम शॉर्ट में स्मॉल डी से लिखते रहे हैं। बताइए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है। पहले तो आप लोग थोड़ा अपनी कैलकुलेशन कर लें, और आपको अगर आता है तो जल्दी से सही ऑप्शन बताएं, सही ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद हम जरा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्या आप इसका सही आंसर होगा। हाँ, तो हम डेंसिटी के लिए फार्मूला बता रहे थे। डेंसिटी के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अपान में वॉल्यूम। क्या होगा, द्रव्यमान अपान में वॉल्यूम होगा। यानी कि किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट आयतन के हिसाब से उसका कितना द्रव्यमान है, वही डेंसिटी बोली जाती है, वही घनत्व बोला जाता है। कि इतने आयतन का इतना द्रव्यमान है, इतना मास है, तो वही तो घनत्व होगा। मास जितना ज़्यादा होगा, मास कब ज़्यादा होगा, जब उस कण के, उस जो पदार्थ है उसके कण बहुत पास पास हों, उसके कण हैवी हों, तो उसका मास ज़्यादा होगा। देखो घनत्व से मतलब यही है कि घनापन, जितने पास पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा घनत्व होगा, उतना ज़्यादा मास होगा। तो डेंसिटी हमारी क्या है, उसी मास की एक माप है कि पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितना उसका द्रव्यमान है, कितना उसका मास है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि सर आप वॉल्यूम के लिए फार्मूला बना दीजिए, तो बी को उधर ले जाइए, यही वॉल्यूम है, तो डी के साथ में इंटू पहुँच जाएगा, और इंटू से जब इधर भेजोगे तो बी इक्वल टू, आप बताएं क्या एम अपान डी नहीं, क्या वी इक्वल टू एम अपान डी नहीं हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, एम अपान डी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, हम अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो यम की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दें। यम की वैल्यू जो है वो 17.28 किलो न्यूटन है। किलो जो वर्ड आता है वो 1000 के लिए आता है, तो इस किलो वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो 17.28 में हमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही हम लोग 17 पहले तो इसमें वैल्यू पुट करें, 17.28 है ना, इसमें 1000 से आप गुणा करोगे तो 17 और 8 और 0, और अपान में डी वॉल्यूम है आपका 8, सही है। देखो जैसे ही अब 17.28 में 1000 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो कट जाएंगे। जो आपने 1000 से गुणा करी है, किलो न्यूटन लिखा है ना, तो किलो वर्ड को हटाने के लिए तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1 जीरो रह जाएगा। देखो पॉइंट हटाते हैं तो अगर आपके पास जैसे 17.28 है, इसमें 1000 से आप गुणा करोगे किलो वर्ड को हटाने के लिए, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो रह जाएगा। जब भी हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो जीरो अगर अवेलेबल है तो काट लेंगे, अगर जीरो नहीं अवेलेबल है तो हम अपान में जीरो बढ़ा देते हैं। कहाँ बढ़ा देते हैं, अपान में। ठीक, तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब 8 से डिवाइड करके हमें बताइए कितना आंसर आ जाएगा। 8 से डिवाइड जैसे हम करते हैं इस चीज़ को, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, और 16 हो गया, 1 बचा तो यहाँ 12 हो गया, 8 1 8, अब 4 बचा 48 हो गया, तो 8 6 जा 48, 21 60 यहाँ पर जो हमारा है वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, और ये मीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या था वो निकाल लेते हैं कि यार घन की भुजा क्या होगी। घन की भुजा
देखिए घन की भुजा जो हमारा आयतन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड क्यूब। साइड को हमने ए से लिख लिया तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम कितना आया था, 2160 आया था, 2160 आया था यार। तो ये कैसे, एक जीरो से तो कोई बात ही नहीं बनेगी फिर हमारी। हाँ जी, सेंटीमीटर क्यूब था और यहाँ पे न्यूटन वर्ड आया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि न्यूटन जो वर्ड है, न्यूटन जो यूनिट है वो एमकेएस का है और जो हमारी सेंटीमीटर है वो सीजीएस का है। तो हमने जो अपान में 8 किया था वो 8 नहीं करना है हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो हमने v इक्वल टू निकाला था 17,280 अपान में जो 8 लिखा था, 8 से सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर है, कैसा है, ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें बदलना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब जब इसको बनाएंगे तो देखिए कितना आता है। किलोग्राम जो ग्राम जो वर्ड है इसके लिए अपान में डालना पड़ता है। जब कोई चीज़ ग्राम में होती है तो अपान में हमको 1000 डालना पड़ता है, ठीक है। जब कोई चीज़ ग्राम में होती है उसको किलोग्राम बनाने के लिए अपान में 1000 डालना होता है। अब जैसे नीचे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, तो कोई चीज़ जब सेंटीमीटर में होती है तो उससे जो है मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। तो सेंटीमीटर जो आ रहा है इसके अपान में डालना पड़ेगा, तो इसके अपान में जो चीज़ होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो सेंटीमीटर के लिए हमें 100 से यहाँ पे 100 लिखना चाहिए, लेकिन हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि वो ऊपर ही आ जाएगा घूम के, ठीक है। सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 100 से गुणा करते, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 100 से गुणा होगी, 100 और 100 यानी कि 6 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। अब 3 जीरो जगह आप ख़त्म कर दो, ऊपर 3 जीरो ख़त्म कर देना, 2 इधर चला है 2 इधर। अब बचेंगे कितने यहाँ पर नीचे, आपके पास 3 जीरो ख़त्म हो गए, टोटल 6 जीरो थे तो 3 जीरो बचे, 3 जीरो बचे। अब 1 जीरो जे वाला इससे ख़त्म कर दो, ठीक है। 1 जीरो जो है आप इससे ख़त्म कर दें, ये ख़त्म हो गया ऐसे भाई, ठीक। 2 जीरो अब भी आपके पास हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही है। चलिए मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिलहाल आपका अगर सही ऑप्शन आ गया तो आप देख लें, ठीक है। एक मिनट हमने कुछ गलती करी है यहाँ पे। ये जो था न्यूटन लिखा था तो ये द्रव्यमान नहीं है, ये भार है। और ये गलती आपसे भी हो सकती थी। तो ऐसी चीज़ों को आप यहाँ से सीख ले लें कि हम कभी कभी बहुत ही माइनर मिस्टेक कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमारा टाइम चला जाता है। तो न्यूटन जो वर्ड आया हुआ है वो यार भार के लिए होता है, वेट के लिए होता है, ना कि मास के लिए होता है। तो यही हमारी गलती थी। अब अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर लेते हैं। देखिए हमने बताया कि जो डेंसिटी होती है उसका फार्मूला द्रव्यमान आयतन होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग आयतन को यहाँ पे निकालें तो आयतन हमारा क्या आ गया था, यम अपान डी आ गया था, बिल्कुल सही। सर यम की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, अब हम क्या करें, हमारे पास भार की वैल्यू है, mg की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, जो भार होता है उसे mg से लिखा जाता है। तो हमने कहा ठीक है सर ऐसा करते हैं, अगर हम इसमें एक g से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भार बन जाएगा। जब ऊपर की है g से तो नीचे भी g से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। mg इसलिए मैंने बनाया क्योंकि ये भार हो गया, और भार की जगह पे आप इतना डाल सकते हो, कितना डाल सकते हो, 17, 28, ठीक, 17, 28। और किलो जो वर्ड आया उसमें आप 1000 तो 1 जीरो डालोगे, ठीक। और क्या करेंगे आप लोग, जो g है ना इसकी वैल्यू 10 डालोगे, यहाँ पे डाल दी। और जो डेंसिटी है वो 8, और अभी हमने आपको काट पीट के बताया था तो हमारे पास 3 जीरो बचे थे। इसको जो है जैसे ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप
क्या लिखोगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखोगे तो जी 8000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा याद रखो। जब ग्राम पर सेंटीमीटर कोई चीज़ होती है उसे आप क्या करोगे, मीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर मीटर प्रति सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब करोगे तो उसमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये खत्म, क्या आ जाए 17/28 इतना सही है। ये आयतन जी आया v इक्वल टू बी की वैल्यू आई, और b को हम भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइड का क्यूब लिख सकते हैं। देखो जो आयतन होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब, और आयतन हमारा आया कितना 17/28 सॉरी 8000। तो ऊपर 17/28 का अगर क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 17/28 किसका क्यूब होता है, आप बताएं जल्दी से, किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, तो 12 ऊपर आ गया। 8000 किसका क्यूब होगा, तो 20 का हो जाएगा, और यहाँ पर अब a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इसका क्यूब हटा है तो इधर क्यूब रूट लिया, इसका क्यूब रूट 12 आएगा, इसका क्यूब रूट जो है 8000 का क्यूब रूट 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से काटते हैं इसको तो हमारा 6 आ जाएगा, और 0 काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6 आएगा। इतना था आपके पास, हाँ कितना था हमारे पास था 12 और 20। ठीक है, हमने कहा कि इसको हमने 2 से काटा तो 6 आ गया, बटे में 10। ठीक है, तो यहाँ 60 आना चाहिए, अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, कहीं पे पकड़ लेना मिस्टेक को। ठीक है जी, ये काटें तो जो 0.6 आया, 0.6 मीटर में आएगा आंसर, पर यहाँ पे मीटर में दिया नहीं, सेंटीमीटर 100 से गुणा कर देंगे, तो पॉइंट हटाओ, 0 काटो, 60 आ रहा है, लेकिन 60 तो नहीं दिया है, तो कहीं एक 0 की मिस्टेक आ रही है। हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 6 आएगा आपका आंसर इसका। पकड़ जाएगी वो कमी, आप पकड़ लो, नहीं आती है तो फिर हमें बता देना, एक 0 की कहीं मिस्टेक आ रही है। पॉइंट 6 मीटर ही तो आ रहा है, 0.6 मीटर है ना, इसको अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाया 0 काटा, 60 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर आप लिखो फिर, ऐसे तो यही आ रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में कोई गलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि 24 किलोग्राम और 16 किलोग्राम के 2 बच्चे किसी शीशा, यानी कि जो हमारा हिंडोर होता है, जो बच्चों के झूला झूलने वाली जो मशीन होती है कह सकते हैं, कि एक तरफ आलम्ब, इसको हम फलक्रम बोलते हैं, से क्रमशः फलक्रम से एक ही ओर बैठे हैं। ठीक है, क्रमशः फलक्रम क्या है, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर हमारा जो उत्तोलक है वो घूम सकता है ना। भाई मान लो कि उत्तोलक हमारी एक रॉड होती है, इस तरीके से मान लीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर ये रोड घूम सकती है, इसके ऊपर जा सकती है, इसके नीचे जा सकती है, यहीं पर ये घूम सकती है, तो यही पॉइंट हमारा फलक्रम बोला जाता है। ठीक है, जिसको आलम बोलते हैं। और जैसे कि इधर हमने वजन रखा है, ये हमारा इधर मतलब हम दबा रहे हैं, इसे वजन उठा रहे हैं, तो जो हम अपनी तरफ से यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं उसको हम इफोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफोर्ट बोलते हैं, आयास कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। और जो हम वजन उठा रहे हैं उसको हम लोग भार बोलते हैं, या फिर हम उसको यहाँ पर वेट बोलते हैं, उसको भार बोलते हैं या फिर वेट बोलते हैं। ये हो गई उत्तोलक की कहानी। तो जो शीशा है वो कुछ ऐसे ही होता है कि यहाँ पर एक तरफ बच्चा बैठ सकता है, दूसरी तरफ भी बैठ सकता है, पर है क्या कि आलम से वो एक ही ओर बैठे हुए हैं। एक बच्चा बैठा है आलम से 1 मीटर की दूरी पर, और दूसरा बच्चा बैठा है 0.625, मतलब वो थोड़ा सा आलम के पास में है, थोड़ा सा। ठीक है, बैठे हुए हैं। अब आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि शीशा के दूसरी तरफ इयम द्रव्यमान वजन का लड़का
फलक्रम से 0.6 मीटर की दूरी पर बैठता है, सीसा संतुलन की स्थिति में है, स्थिति में रहता है, तो यम का मान बता दो। भाई कुछ सिचुएशन ये है, आपकी सिचुएशन ये है, देखिए कि सीसा जो हमारा है, 1 मिनट, सीसा जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ कहीं फलक्रम होगा, 2 लड़के बैठे हुए हैं, एक यहाँ कहीं बैठा और एक यहाँ बैठा है। इसका द्रव्यमान नियम बता दिया है। ये लड़का जो है 1 मीटर पे बैठा है और एक ये जो है 1 मीटर पे है और एक है 0.625 मीटर पे बैठा है, और ये जो लड़का बैठा है इसकी डिस्टेंस है आपकी 1.6 मीटर। इसका मास m है, लेकिन इनके मास मुझे याद नहीं रहेगा, अभी बता रहे हैं जो भी मास है। हम फिलहाल अभी इनको m1 मान लेते हैं और इसको हम m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो उत्तोलक का सिद्धांत होता है वो ये होता है कि मास गुणा इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, तो इसका मास हम अगर m1 मान ले, m1 इंटू 1 मीटर यहाँ से डिस्टेंस है, प्लस करो इसका मास अभी हमने m2 मान लिया, तो m2 और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसका 0.625, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। अब ये इक्वल में हो जाएगा, इधर का ये चीज़ हमने निकाल ली फलक्रम के इधर की ओर, ये आघूर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो इधर का बल आघूर्ण और उधर का आघूर्ण बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो उधर कितना है, उधर लड़का जो बैठा है उसका द्रव्यमान यम है उधर द्रव्यमान, इक्वल में क्या हो जाएगा, यम इंटू में डिस्टेंस कितनी है 1.6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें और आंसर निकाल के हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं आता है तो हम इसको बिल्कुल सॉल्व करवा देंगे, ठीक। पहले आप अपने आप से कोशिश करें, ठीक है, इसको जो है अपने आप से आप बिल्कुल कोशिश करेंगे। लड़के के वजन हम ज़रूर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा 2416 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 24 गुणा में 1 मीटर, फिर 16 प्लस लगाओगे, प्लस 16 गुणा में 0.25 इक्वल में यम गुणा और क्या हो जाएगा 1.6। अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, सर्कल डेज सर्कल, जगह छुट्टी है ना, तो डेज सर्कल एक स्पर्श चक्र है, 2 गियर को ऐसे लिया जा सकता है जैसे कोई रोलिंग सिलेंडर बिना घर्षण के घूमता हो। तो कोई सर्कल है, सर्कल मतलब कोई चक्का है, वो इस तरीके का है कि वो ऐसे घूम सकता है जिसमें कोई भी घर्षण नहीं है, ठीक है। डेज इंग्लिश में भी पढ़ ले आप लोग। डेज सर्कल इज द अपरेंट सर्कल, अपरेंट का मतलब एक आभासी कह सकते हैं। डेड मतलब अपरेंट से मतलब होता है कि जो चीज़ वास्तव में ना हो, ठीक, आभासी। तो डेज सर्कल इज द अपरेंट सर्कल दैट द 2 गियर्स कैन बी टेकन लाइक स्मूथ सिलेंडर रोलिंग विदाउट फ्रैक्शन। तो इसमें बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। ये हमारा मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो साधारण मशीन वो जो होती हैं उनसे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका वेबल, एक्स में बोर या पिच क्या होने वाला है, जल्दी से बताएं। जो पिच सर्कल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पिच सर्कल एक ऐसा हमारा सर्कल होता है, एक चक्र होता है जो है कोई रोलिंग सिलेंडर बिना घर्षण के घूम सकता है। इसमें मतलब कोई घर्षण नहीं होगा जब ये रोल करेगा। चलिए, तो हमारा जो ऑप्शन क्या सही हो गया यहाँ पर, पिच, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 55। यदि एक मिनट, हाँ क्या है, यदि 1200 न्यूटन का बल
45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर ढकेलता है तो किए गए कार्य की गणना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे कर चुके हैं, हालांकि फिर भी हम लोग यहाँ पे कर दें। देखिए, किए गए कार्य को पूछा गया, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ही सॉल्व करके बता दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारी क्लास ले चुके हैं तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं इसका। देखो, जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है उसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि जो कार इक्वल टू होता है, W इक्वल टू होता है, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको फोर्स भी दिया है 1200 न्यूटन। आपको जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस दी है वो 30 मीटर दी है। तो इन्हीं की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा और 3 जीरो आ जाएंगे। और 3 जीरो को अगर हम देखो, जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसका यूनिट जूल होता है, तो जूल आएगा। अगर 3 जीरो को हटा दें तो 36 किलो जूल आप लिख सकते हो, 36 किलो जूल लिख सकते हो। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपका जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको लगे यार यहाँ पे 30 का 45 का कोई यूज नहीं हुआ, तो कभी कभी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में भी दी जाती, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन हमारा 56 है, जिसमें लिखा है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो आप जल्दी से ऑप्शन क्या सही होगा जल्दी से बताएं, फिर हम सही ऑप्शन देखते हैं। प्रथम श्रेणी का लीवर क्या होता है? सेकेंड श्रेणी का जो लीवर है, उत्तोलक है, वो क्या होता है? तृतीय श्रेणी का क्या होता है? हम लोग एक लीवर वाली क्लास लिए हैं, तो वो क्लास अगर आपने नहीं ली है, वो क्लास हमारी जो है हमने बोर्ड पे ली है, बड़ा ही अच्छे से सब कुछ वहाँ पे डिफाइन किया है। अगर वो क्लास आप देख लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन लीवर से नहीं छूटेगा। हाँ, न्यूमेरिकल की थोड़ी सी वहाँ पे कमी थी, तो न्यूमेरिकल जैसा उससे बनता है वैसा अभी हमने जो बात की थी, जिसमें आलम्ब बात शब्द आया था, ठीक है, तो वो हमारा जो है लीवर से ही था, ठीक है। उस तो वहाँ पे जो शीशा बच्चे बैठे थे शीशा पर, तो वही चीज़, वो क्वेश्चन हमारा ऐसे बनते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देखें एक बार, नहीं देखा है तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ लें, ठीक है। प्रथम श्रेणी का पहले तो उत्तोलक होता क्या है? देखो, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वो होता है जिसमें आलम्ब हमारा बीच में आ जाए। आलम्ब को फलक्रम कहते हैं। फलक्रम या आलम्ब वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा जो लीवर है, जो उत्तोलक है, वो घूम सकता है। तो जैसे कि आपकी मान लो कि कैंची है, तो कैंची बीच में घूमती है, एक तरफ हम उंगलियां फंसाते हैं, एक तरफ कपड़ा फंसाते हैं। जो कपड़ा जिधर फंसाएंगे वो हमारा बाहर हो जाएगा, जिधर उंगलियां फंसाएंगे वो हमारा आयास हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हमारी जो तराजू होती है यहाँ पे बीच में घूम सकती है, एक तरफ आप वजन बांट रखते हो, एक तरफ आप जो सौदा रखते हो, जो तोलते हो, ठीक है। तो जो आपने सौदा जो तौल रहे हैं, जो बांट रख रहे हैं, एक को आप बाहर वहाँ पे कह सकते हो, एक को आप आयास कह सकते हो। दैट्स इट। आपको समझ में आ गया? ओके, आ गया समझ में। अगर हम लोग यहाँ पे और बात कर लें, जो शीशा जो झूला होता है उसकी भी कंडीशन यही होती है, वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं जरा, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। देखो, जो प्लास होता है, जिसको हम प्लायर बोलते हैं, अपने घर पे हम लोग प्लास बोलते हैं, तो प्लास में भी यही होता है ना, एक तरफ हम उंगलियों से इसको क्या करते हैं, उंगलियों से एक तरफ हम पकड़ते हैं तो वो हमारा इफोर्ट हो जाएगा, इधर उससे जो कोई चीज़ हम काटते हैं वो हमारा बाहर हो जाएगा, बीच में घूमता है, तो ये हमारा आलम्ब हो जाएगा। यानी कि जो प्लायर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, ये प्रथम श्रेणी का लीवर हो गया। प्रथम श्रेणी के लीवर में आलम्ब बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के जो हमारे लीवर होते हैं उसमें भार बीच में होता है, W बीच में होता है, ठीक है, उसमें वजन बीच में आ जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन है, तो उसमें नींबू बीच में रखा जाता है। आप ध्यान देना, नींबू बीच में आएगा, लास्ट में नट कसा होता है, तो वहीं पे वो घूमती है, और लास्ट
और एक एंड पर हम उसको दबाते हैं, पकड़ते हैं। बात समझ में आ रही? एक हमारी होती है एक पहिए की गाड़ी होती है, जिसमें क्या होता है बीच में जो है हम कूड़ा कचरा लाद लेते हैं और एक तरफ हाथ से पकड़ लेते हैं, लिए चले जाते हैं, उसमें बीच में बाहर आ जाता है। द्वितीय श्रेणी का वो भी हो गया, ठीक है। तृतीय श्रेणी का जैसे चिमटा है, तो चिमटा में क्या होता है कि लास्ट में वो थोड़ा बहुत घूमता है ना, ऊपर नीचे होता है, तो लास्ट में ही जॉइंट लगा रहता है एक तरफ, और एक तरफ हमारे हाथ रहते हैं, और थोड़ा सा लास्ट में छूटा रहता है, लास्ट में थोड़ा छूटा रहता है। तो घूमता जब जाकर लास्ट में बिल्कुल एक सिरे पर जहाँ पे वो ज्वाइंट है वहाँ पे वो घूमता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उड़ता है। और जहाँ पे हाथ लगा रहे तो वो हाथ लगा रहे फोर्ट वो बीच में आ गया, वो कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। और लोड कहाँ पे उठाते हैं भाई, चिमटा से क्या करोगे, जब रोटी को उठाओगे वही लोड हो गया, तो हमने फोर्ट कहाँ पे लगाया, बीच में दबाया उसको, थोड़ा सा बीच में दबाते हैं, बिल्कुल किनारे पर थोड़ी दबाएंगे, है ना। तो चिमटा जो है वो हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आए हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमारा है आई स्टोंग। आई स्टोंग कैसा होता है, लास्ट में बर्फ को दबाते हैं, है ना, बीच में उसमें लगी रहे, बीच में पेच लगा रहेगा। यार ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ये तो प्रथम श्रेणी का लग रहा है, लेकिन प्लार तो 100% ही है। अब हो सकता है आई स्टोंग को हम सही से ना समझ पा रहे हों। आई स्टोंग मतलब जो बर्फ को पकड़ने का चिमटा होता है, तो शायद इस पर डाउट जा रहा है। वैसे यही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हील बारो जो होता है, व्हील बारो, वही व्हील बारो वही होना चाहिए हमारी ठेला गाड़ी, हाँ वो द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, जो हमने बताया था एक पहिए वाली। और जो हमारा सरौता होता है, नट क्रैकर होता है, सरौता में भी क्या करते हैं हम लोग, कोई चीज़ काटने का काम करती है, जैसे सुपारी वगैरह काटने का काम सरौता से ही तो होता है, तो वो भी जो भार है वो बीच में आ जाता है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक ये भी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाउट जा रहा है बर्फ वाला चिमटा, ये भी प्रथम श्रेणी का ही देखने से लग रहा है, लेकिन देखते हैं अभी इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, 57 रहेगा हमारा। हाँ, किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 न्यूटन है। कितना है, प्रयास 15 न्यूटन है। प्रयास जो होता है उसको इफोर्ट कहते हैं, ठीक है, इसको आयास भी कहते हैं, ठीक है, वो 15 न्यूटन है। और मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 है, तो भार ज्ञात करिए। देखिए प्रयास भार इसमें कोई संबंध होता है लीवर वाले चैप्टर में? हाँ बिल्कुल सर होता है। एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज, एक होता है यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ कहते हैं इसे। फार्मूला होता है आपका जो है कितना भार कितना आयास लगाने पे उठा है, कितना इफोर्ट लगाने पर, प्रयास भी कह सकते हैं, ठीक है। आपसे भार पूछा गया है, तो भार कैसे निकल आएगा, जब भाई भार निकालना है आयास किधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर जाएगा। लेकिन आपसे मैकेनिकल एडवांटेज दिया नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना जो कार दिया गया है यही हमारा एक तरीके का एडवांटेज है, यही हमारा काम है, तो यही एक लाभ हो गया। तो हमारा जो है यहाँ पर EMA लिख लो, मैकेनिकल एडवांटेज, और आयास इसको हम ई से लिखते हैं, भार को W से लिखते हैं। तो अगर हम लोग W की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, W इक्वल टू क्या आ रहा था, EMA इंटू में क्या E, जो हमारा इफोर्ट है, ठीक। तो EMA 3 है और इफोर्ट कितना है, कितना प्रयास किया आपने 15, तो 45 यूनिट। 45 यूनिट आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में अभी 10 क्वेश्चन कर पाए हैं। देखिए अभी हमारा टाइम हो गया है हमारी ड्यूटी पे जाने का, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आ गए थे तो टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए हम लोग 10 क्वेश्चन कर पाए हैं। और बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो हम आपको जो है जल्दी से प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत क्वेश्चन, लेकिन हमारी जो अगली क्लास होगी हम कोशिश करेंगे उसमें पूरा 20 क्वेश्चन करवाने की, ठीक है, पूरा 20 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करें उसके लिए भी, और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।